हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स फेलो क्लासेस। तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है वो बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। उसका सारा वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, आप उसे देख सकते हैं। और उसी के बेसिस में आज हम टॉप 25 एमसीक्यूज डिस्कस करते हुए चलेंगे, जो कि नेट के एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, एन एग्रीमेंट इज मीन्ड बाय अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बोथ द एग्रीड पार्टीज, दिस इज ऑल्सो नोन एज। तो सारे क्वेश्चंस के बाद आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा अपना आंसर सोचने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट। तो यस, करेक्ट आंसर इज कॉन्सेस एड एडम, यानी इसका क्वेश्चन पर समझ लेते हैं कि क्या है। वो एग्रीमेंट क्या होती है जहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है बिटवीन बोथ पार्टीज, यानी दोनों पार्टीज एक ही चीज़ को करने के लिए एग्री हो जाते हैं। तो कॉन्सेस एड एडम में ऐसा होता है और इसे ही हम मीटिंग ऑफ माइंड भी कहते हैं। हमने क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है इसे, है ना। तो इसमें क्या होता है, जब एक पार्टी जो चीज़ बेचने के लिए सोचता है और भी जो दूसरा पार्टी है वो भी वही चीज़ लेने का सोचता है, तो उसे ही हम मीटिंग ऑफ माइंड कहते हैं। तो इसका दूसरा ऑप्शंस भी देख लेते हैं बाकी सब। वॉइड अब इनिशियो, वॉइड अब इनिशियो क्या होती है, यानी कि बिगनिंग से ही वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड है, जैसे कि माइनर के साथ एग्रीमेंट करना। क्विड प्रो क्यू, इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। इसका मतलब होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। फिर आता है क्वांटम एरियट, इसका मतलब होता है एज मच एज अर्न, यानी कि जितना काम उतना दाम, जितना काम किया है उतना ही उसके बाद में उसको पैसा मिलेगा। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा अच्छे से। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज। तो यस, हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि फ्यूचर इवेंट पे बेस हो, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होगी, अगर इंश्योरेंस का डेथ होगा तो ही ना उसे पैसा मिलेगा, उसकी फैमिली वालों को पैसा मिलेगा। तो इवेंट हैपन होगा तो ही पैसा मिलेगा, अगर उसका डेथ नहीं होता तो पैसा नहीं मिलता है। तो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है कि अगर इन फ्यूचर वो जो इवेंट है वो हैपन होगा तो ही जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्फोर्स में आएगा। जब तक वो इवेंट हैपन नहीं होगा तब तक जो है फोर्स में इन्फोर्स में नहीं आएगा वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो इसमें एक पार्टी चाहे तो उसे इन्फोर्स करवा सकती है और चाहे तो उसे कैंसिल भी करवा सकती है। वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जिसे लॉ जो है इन्फोर्स नहीं करती है, लॉ उसको मना करती है करने से। अब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसमें कोई भी ना एक्स्ट्रा कंडीशंस ऐड नहीं होती, बिल्कुल अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट होता है। यानी कि ए जो है गुड्स डिलीवरी करने के लिए गया बी के पास। अब ए कहता है कि तुम मुझे एक्स्ट्रा 500 चार्ज दोगी तो ही मैं तुम्हें अपने घर, तुम्हारे घर पे गुड्स जो है वो डिलीवर करूंगा। तो ये क्या, ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, इसमें कोई कंडीशंस ऐड हो गई। यानी कि बट इफ जो टाइप का कुछ भी एक कंडीशन इसमें ऐड हो जाए तो वो अनकंडीशनल नहीं होता, उसमें कोई कंडीशन ऐड हो जाती है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट जो जो भी होता है वैलिड कब होता है, जब वो अनकंडीशनल हो, यानी कि उसमें कोई एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड ना हो, और उसे ही हम एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं जिसमें कोई भी जो है एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड नहीं है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, व्हाट एग्रीमेंट आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो यस, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही हमारा सबसे सही आंसर है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स होता है कि जिससे लॉ जो है इन्फोर्स करवाती है। वॉइड एग्रीमेंट्स तो वो होता है कि जिससे लॉ जो है इन्फोर्स नहीं करवाती है। ठीक है, अब चलते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन तरफ। An agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties but not at the option of the other or others is called। तो इसे अभी मैंने डिस्कस किया है, तो इसका आंसर आप दीजिए। तो यस, करेक्ट आंसर इज वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें एक पार्टी चाहे तो उससे जो है इन्फोर्स करवा सकती है, चाहे तो कैंसिल करवा सकती है। ठीक है, अब चलते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ।
असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आया। देखिए असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन जो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेट के लिए। इस बार जो जनवरी में हुआ, 3 जनवरी को जो कॉमर्स का हुआ था नेट का एग्जाम, उसमें तो मल्टीपल असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आया हुआ था। मतलब एक क्वेश्चन के बाद फिर असर्शन रीजनिंग का जो क्वेश्चन आ रहा था। इसी वजह से इस बार का जो कट ऑफ भी है वो काफ़ी लो गया है एज कम्पेयर टू जो प्रीवियस जो हुआ था नेट का एग्जाम, है ना। तो आपको मेक श्योर करना है कि असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आपको भर भर के प्रैक्टिस करके जाना है ताकि वहाँ पे आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इसे देख लेते हैं हम लोग। असर्शन में क्या पूछ रहा है, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज ऑलवेज वैलिड, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए यहाँ तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ए जो है वो गलत है और रीजनिंग है वो बिल्कुल सही है। यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज ऑलवेज वैलिड, नहीं, विथ कंसिडरेशन इज ऑलवेज वैलिड। कंसिडरेशन होगा तो ही कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, है ना। हम लोग पढ़े थे क्लास में इसे अच्छे से। रीजनिंग क्या दिया हुआ है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें हमारा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ। तो क्या है इसमें, ऑफर, एक्सेप्टेंस, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट। तो इसे अरेंज करिए। तो यस करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। पहले ऑफर आता है सामने से, फिर उसे हम एक्सेप्ट करते हैं, तो उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो क्या होता है, ऑफ, देखिए यहाँ ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद कॉन्ट्रैक्ट अगर टूट रहा है तो फिर वो क्या हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट टूट गया है तो इसी का सीक्वेंस होगा, पहले ऑफर फिर एक्सेप्टेंस फिर कॉन्ट्रैक्ट बन गया। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट अगर टूट रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट कब टूटेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तब तो कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा, है ना। तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कम्पिटेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे नॉट पूछा जा रहा है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो यस करेक्ट आंसर इज माइनर। माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं बनता है। बाकी जो जितना भी एसेंशियल्स दिया हुआ है वो सब सही है, यानी कि पर्सन साउंडमेंट का भी होना चाहिए, मेजर पर्सन होना चाहिए और नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ भी होना चाहिए। चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, कंसिडरेशन अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो यस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मस्ट बी रियल और लॉफुल होना चाहिए कंसिडरेशन। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो स्ट्रेंजर कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर सकता है, स्ट्रेंजर यानी कि जो थर्ड पार्टी हो गया ना, वही। तो यस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नेवर स्यू। लेकिन 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 सम केसेस में ऐसा होता है जहाँ पे स्ट्रेंजर भी स्यू कर सकता है, ठीक है। कौन से केसेस है जो हमने क्लास में डिस्कस किया था ना, वो जो ट्रस्ट का केस हो गया था, एजेंट वाला केस हो गया था, है ना। और भी 2-4 केसेस थे जिसमें जो है स्ट्रेंजर जो है वो जो स्यू कर सकता है, यानी कि केस कर सकता है। तो अगर ऑप्शन में आपका एग्जाम में सम इन सम केसेस लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप उसे ही करेक्ट करिएगा, ठीक है। तो ये भी आपको आई होप क्लियर हो। चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन कंसिडरेशन। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए सेक्शन वाला क्वेश्चंस तो इतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेट के लिए। तो अब जो क्या हो गया है ना, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस का जितना भी क्वेश्चन इस बार आया था मैक्सिमम तो यही था, सेक्शन वाला था। इनकम टैक्स से जो क्वेश्चन आ रहे थे वो भी सेक्शन बेस्ड थे, तो आपको इसका सेक्शंस भी मेक श्योर करना है, बिल्कुल याद करने का।
और इस बार तो जो एक नेट का जो एग्ज़ाम था उसमें पैराग्राफ में क्वेश्चन पूछा गया था, अलग अलग केसेस दिए गए थे कि और पूछा गया था कि इसमें से कौन सा बताइए वॉइड है, कौन सा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, कौन सा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। तो आपको इसका भी अच्छे से मीनिंग पहले पता होना चाहिए, तभी वहां पे जाकर के आप उस आंसर दे पाइएगा, है ना। तो अच्छे से आपको हर एक चीज़ को पढ़ना है, सेक्शन भी याद करते हुए चलना है, तब जाकर के आपका नेट क्लियर होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फोर्सिबल एट द ऑप्शन ऑफ। तो यस, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वन पार्टी। अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, वन पार्टी चाहे तो उसको कैंसिल करवा सकती है, चाहे तो उसे जो है वो इन्फोर्स भी करवा सकती है। कौन सी वन पार्टी, जो कि इनोसेंट पार्टी होगी, यानी है ना, जिसके साथ गलत हो रहा होगा वही पार्टी चाहे तो उसे को आगे फुलफिल इन्फोर्स करवा सकती है, चाहे तो कैंसिल करवा सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉम्पिटेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे कॉम्पिटेंट पूछा गया, ठीक है। तो यस, हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेजर ऑफ साउंड माइंड, यानी कि जो वो बंदा है वो 18 के प्लस होना चाहिए और इसका जो दिमागी संतुलन है वो भी बिल्कुल सही होना चाहिए, उसी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड माना जाएगा। बाकी जितने भी है ए बी सी ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। माइनर के साथ नहीं हो सकता है, अनसाउंड माइंड के साथ नहीं हो सकता है, डिस्क्वालीफाइड बाय जो लॉ है उसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्री कंसेंट। इसमें से कौन सा है जो फ्री कंसेंट नहीं है। सो यस, हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंसेंट कॉज्ड बाय मिस्टेक, ठीक है, ये इसमें नहीं आता है। बाकी जितने भी सेंटेंस दिए हुए हैं ऑप्शंस वो सब आते हैं, कर्जन से, फ्रॉड से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, है ना, वो सब आता है इसमें फ्री कंसेंट वाला में। कि देखिए, जब कंसेंट का फ्री नहीं होता है, जब कोई दबाव में या फिर डरा धमका करके कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, है ना, मैंने क्लास में बताया भी था इसको बहुत अच्छे से, तो वही सब इसमें आते हैं। तो ये सब जो जितने भी ये है वर्ड्स दिए हुए, ये सब जो है उसमें आते हैं, ये मिस्टेक वाला वर्ड जो है वो नहीं आता है। देखिए पी वाई क्यू है, विच एग्रीमेंट इज वॉइड। तो यस, हमारा करेक्ट आंसर है एग्रीमेंट इन रजिस्ट्रेड ऑफ ट्रेड, जो है वो वॉइड है, किसी को कोई बिजनेस करने से रोकना बिल्कुल वॉइड है, वो गलत है। बाकी जो ये ऑप्शंस है, बाकी ये तो जो क्राइम वाला ऑप्शन, ये तो बिल्कुल इलीगल है ना। तो आई होप यहाँ भी आपको क्लियर होगा। अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ए कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज। तो यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में जो है वो बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड हो जाते हैं। कौन कौन से केसेस थे हमने पढ़े थे ना, वो नेचुरल लव वाला हो गया, फिर टाइम वैलिड वाला हो गया, वॉलंटरी सर्विस वाला हो गया, गिफ्ट वाला हो गया, है ना। तो वो सब में कंसिडरेशन जो है वो नहीं हो तो भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड माना जाता है। फिर आता है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स। तो यस, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेंजर कैन नॉट स्यू, यानी कि स्ट्रेंजर जो है वो स्यू नहीं कर सकता है किसी, यानी जो थर्ड पार्टी है वो केस नहीं कर सकता है। अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फोर्सिबल व्हेन। तो यस, करेक्ट आंसर इज इवेंट हैपन। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, जब वो इवेंट हैपन हो जाता है तभी वो इन्फोर्स में आता है ना। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। तो एंटिसिपेटरी ब्रीच
occurs. तो यस, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिफोर परफॉर्मेंस इज ड्यू। यानी कि अगर ए ने ना प्रॉमिस किया था बी से कि वो उसको सामान जो है 20 मई को डिलीवर करेगा, लेकिन वो मना कर देता है। कब मना करता है? 10 मई को मना करता है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के 10 दिन पहले से, यानी डिलीवर ऑफ गुड्स के 10 दिन पहले से वो मना कर देता है। उसे कहता है एंटिसिपेटरी ब्रीच, यानी कि 10 दिन पहले वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहा है। और एक और इसका टाइप्स आता है जिसे हम कहते हैं एक्चुअल ब्रीच। तो वो क्या होता है? एक्चुअल ब्रीच कब होता है? यानी कि मान लीजिए ए जो है वो बी को गुड्स डिलीवर करने वाला है 20 मई को, एग्जैक्ट उसी दिन उसको मना करे कि मैं तुम्हारे जो है वो गुड्स जो है डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। तो वो क्या हो गया? एंटिसिपेट जो एक्चुअल ब्रीच, यानी कि उसी दिन वो मना कर रहा है, एट द टाइम, एट द उसी दिन। ठीक है, तो इसे भी मैंने क्लास में डिस्कस किया था। आई होप इसे आपको बिल्कुल याद होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वांटम मेरियट मीन्स। तो यस, करेक्ट आंसर इज हमारा होगा एज मच एज अर्न, यानी जितना काम उतना दाम, है ना हमारे। तो क्या होता है इसमें कि अगर मान लीजिए आपके घर में कोई पेंट करने के लिए आया है और वो आधा घर में पेंट किया है, तो आप उसको कितना पैसा दोगे? आधे घर का पेंट का पैसा ही ना दोगे। तो उसे ही हम कहते हैं क्वांटम एरिया, नहीं कि जितना काम हुआ है उतना ही उसको पैसा भी मिलेगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नोवेशन मीन्स। नोवेशन का मतलब क्या होता है? तो यस, ऑप्शन नंबर सी इज अ वेरी करेक्ट आंसर, यानी सब्सटीट्यूशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट में कोई न्यू चीज़ ले आते हैं तो उसे ही हम नोवेशन कहते हैं, है ना। तो इसे हमने पढ़ा था। एक ये सब भी टाइप्स आते हैं, कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और नोवेशन मतलब होता है ये। ठीक है, टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन। तो यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट। तो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उसमें टाइम जो है वो बहुत मायने रखती है। यानी कि मान लीजिए ए को पता था कि वो बी को टाइम पे गुड्स डिलीवर नहीं होगा, तो उसका जो शॉप है वो शट डाउन पॉइंट में भी आ सकता था। तो इसके जानने के बावजूद ए ने जो है वो बी को देर से डिलीवर किया। तो बी का क्या हो गया? नुकसान हो गया। किस चीज़ का नुकसान हो गया? बिजनेस का नुकसान हो गया। तो जहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस आ जाए वो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, और वहीं पे टाइम जो है वो बहुत मायने रखते हैं। तो इसे आप एक शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं बिजनेस एग्जाम के लिए। बिजनेस इज इक्वल टू टाइम, यानी कि टाइम पे ही बिजनेस होनी चाहिए। जो सामान चाहिए उस टाइम पे ही चाहिए, तो ही हमें पैसा मिलेगा, है ना। अगर टाइम पे वो चीज़ नहीं हुआ तो हमारा जो दुकान है वो बंद भी हो सकता है। बाकी सब केसेस में देर हो तो भी चलेगा, डिले हो तो भी चलेगा, लेकिन कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट में है जो जो टाइम पे डेट दिया गया है उसी टाइम पे ही आपको कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल भी करना है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। विच सेक्शन डील्स विथ फ्री कंसेंट? तो यस, ऑप्शन नंबर सी इज अ वेरी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी ही होगा। सेक्शन 14 में आता है हमारा फ्री कंसेंट। अब एनटीए का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, assertion reasoning। agreement in restraint of trade is void, freedom of trade is protected by law।
तो यस, हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोनों सही है और असर्शन बिल्कुल जो है वो रीज़न भी बना हुआ है इसका। तो क्या हुआ है, एग्रीमेंट इज रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड इन वाइड, यानी कि जो एग्रीमेंट है जो रोकता है इससे ट्रेड करने से, जो भी रोकता है तो उसे हम वाइड मानते हैं। और फ्रीडम ऑफ ट्रेड इज प्रोटेक्टेड बाय लॉ, यानी कि तुम फ्रीडम से ट्रेड करना जो है वो प्रोटेक्टेड बाय लॉ है। तो ठीक है, बिल्कुल ये दोनों सही है, असर्शन और रीजनिंग जो है, असर्शन जो है बिल्कुल रीजनिंग को भी सपोर्ट कर रहा है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। असर्शन में क्या है, एन इलीगल एग्रीमेंट इज वॉइड, इलीगल एग्रीमेंट अफेक्ट कोलैटरल ट्रांजैक्शन। तो यस, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोनों सही है। ठीक है, लेकिन आर जो है वो रीज़न जो है वो असर्शन को सही से डिफाइन नहीं कर रहा है, तो हम इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, एन इलीगल एग्रीमेंट इज वॉइड, ये तो बिल्कुल सही है। इलीगल एग्रीमेंट अफेक्ट कोलैटरल ट्रांजैक्शन, तो देखिए यहाँ पे कोलैटरल ट्रांजैक्शन का बात हो रहा है। ठीक है, तो कोलैटरल ट्रांजैक्शन पहले समझते हैं कि होता क्या है। ठीक है, देखिए कोई भी जो एग्रीमेंट है, मेन एग्रीमेंट अगर इलीगल है तो उससे जुड़े जितने भी काम है वो भी इलीगल ही होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर स्मगलिंग ऑफ गुड्स हो रहा है, ठीक है, स्मगलिंग हो रहा है, ए ने जो है बी को गुड्स बेचना है, स्मगलिंग ऑफ गुड्स करना है, और सी एज अ को हायर किया है एज अ ट्रक ड्राइवर, यानी कि सी का ट्रक है। तो अगर ये ट्रक स्मगलिंग ऑफ गुड्स के लिए यूज़ होगा तो ये भी इलीगल हुआ है ना। तो क्या हो गया, जो ए और बी जो एग्रीमेंट हो गया वो तो वॉइड हुआ ही हुआ, और सी यानी ट्रक ड्राइवर को जो भी पैसा दिया जाएगा इसके बदले कोलैटरल ट्रांजैक्शन, वो भी वॉइड यानी सॉरी इलीगल होगा ना। यहाँ पे वॉइड नहीं होगा, यहाँ पे इलीगल होगा। तो और जो ट्रक ड्राइवर को जो पैसा दिया जाएगा वो भी इलीगल ही होगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। अंडर इंडियन लॉ कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम, तो यस, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एनी पर्सन, यानी जो कंसिडरेशन है वो कोई भी दे सकता है। ज़रूरी नहीं है कि प्रॉमिसी ही दे, यानी कि प्रॉमिसी के बदले भी कोई थर्ड पार्टी जो है वो प्रॉमिसर को पेमेंट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, ए ने बी को कोई गुड्स डिलीवर किया है और पेमेंट जो है वो सी से ले रहा है। ठीक है, तो बी कोई भी हो सकता है, सी का, या फिर हो सकता है किसी का के पास बी का पैसा बकाया हो, या फिर कोई उसको रिलेटिव हो, या फिर कुछ भी रिलेशन हो सकता है बी का सी के साथ, लेकिन वो जो सी जो है वो ए को पैसा दे रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, कंसिडरेशन कोई भी दे सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उससे ही सिर्फ देना है ना। तो यहाँ तक आपको आई होप क्लियर होगा, आपको एमसीक्यूज भी पसंद आई होंगे। तो कैसा लगा आज का सेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अच्छा लगा तो कमेंट में भी ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट क्लास हमारा जब भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगी, है ना। मिलते हैं तो फिर नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक एंड शेयर भी करें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।